नमस्ते। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं, श्री अविनाश पाटिल, जो कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अंधविश्वास और धार्मिक व जाति भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया है और इस कार्य में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। अविनाश जी, बैंगलोर एथीज की तरफ से मैं अंबर नाग आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। इस इंटरव्यू के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंबर जी, शुक्रिया। और सभी एथिस्ट बैंगलोर के साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ आप कब से जुड़े हैं और इस संस्था से आपका परिचय किस तरह से हुआ? इसके पीछे क्या कहानी है? जी हाँ, मैं विद्यार्थी दशा में जब मैं सिविल इंजीनियरिंग का शिक्षण ले रहा था, उस समय मैं एक विद्यार्थी संगठन से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था छात्र भारती विद्यार्थी संगठन, जो ग्रामीण और गरीब विद्यार्थियों के सवालों के लिए काम करने वाला संगठन था। महाराष्ट्र के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली जो ऑल इंडिया लेवल की मूवमेंट रही है, जिसे कहते हैं राष्ट्र सेवा दल, उस राष्ट्र सेवा दल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रीडम मिलने के पहले इंडिया को, उसके लिए भी काम करती थी और आफ्टर फ्रीडम उन्होंने यूथ एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया है, कई पीढ़ियां उन्होंने तैयार की। उस संगठन के तरफ से ही स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके ये छात्र भारती विद्यार्थी संगठन तैयार हुआ था। उस छात्र भारती विद्यार्थी संगठन का मैं काम करता था महाराष्ट्र के जो खानदेश रीजन जो है, उस नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में। तो उस समय उस विद्यार्थी संगठन के सलाहकारों में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का भी नाम था। और डॉक्टर दाभोलकर उस समय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में काम करने के संवाद सबसे कर रहे थे। ये करीबन 86-87 86-87 की बात है। और उसके बाद जब महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम संगठित रूप से किया गया 88-89 में, तब से मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम से जुड़ा हूं। ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो भी स्थापना हुई है, उस प्रक्रिया से उस सभी बैठकों मीटिंग के साथ मैं जुड़ा रहा हूं और उस समय से मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का, अंधविश्वास उन्मूलन का काम संगठन के साथ करते आया हूं। मार्च के कई साल के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट को पास किया। लेकिन आपके हिसाब से इससे समाज पर कितना प्रभाव हुआ है? 2013 से यानी कि पिछले 10 सालों में क्या समाज में अंधविश्वास घटा है? क्या मैं महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर इस एक्ट के तहत एफआईआर लिखवा सकता हूँ? जी बिल्कुल लिखवा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो कानून बना, वो जिस हालात के मद्देनजर बना था, वो हालात थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का जो मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई थी पूना में 20 अगस्त 2013 को। उस घटना के बाद महाराष्ट्र में हमारे संगठन और बाकी सभी जो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मानने वाले संगठन है, संस्था है, कई लोग हैं अलग अलग फील्ड के, उन सभी ने मिलके महाराष्ट्र के सरकार को जवाब मांगा कि इस तरीके का कानून बनाने के लिए, अंधविश्वास उन्मूलन का कानून बनाने के लिए जिस डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने पहल की थी, और उसके पहले, उनके मर्डर के पहले करीबन 18 साल कंटिन्यूअसली उस कानून की मांग करते हुए हमारे संगठन ने कई प्रकार के आंदोलन किए। और अब जो कानून बना है, दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र के नागपुर असेंबली सेशन में उस पारित हुआ था, उसके लिए भी हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, गली से लेके दिल्ली तक। इसलिए काफी दबाव लाने की और आवाज उठाने की कोशिश की गई। और उसके बाद ये दिसंबर 2013 में कानून पारित हुआ था। हमने ये जिम्मेदारी मानी कि केवल कानून मांग करने से और पारित होने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तो हमारे संगठन ने, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने, कानून पारित होने के बाद महाराष्ट्र के सभी 36 डिस्ट्रिक्ट्स में एक कॉम्प्रहेंसिव
कैंपेन चलाई अवेयरनेस की। कानून, इस तरीके का कानून पारित हुआ है जिससे चमत्कार और बाबा बुआ मांत्रिक जो भी ओझा है उनके वजह से जो भी लोगों को फंसाया गया है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सेक्सुअल और इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इन सभी के बारे में आपको कानून के तहत अपने तकरार कंप्लेंट्स दे सकते हैं और आपको रिलीफ मिल सकता है, आपको न्याय मिल सकता है और गुनहगारों को शिक्षा हो सकती है, उनको प्रताड़ित किया जा सकेगा। इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन हमने करीबन 15 महीने चलाई उसके लिए, और इसके बाद फिर कानून के दरमियान इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए पुलिस ऑफिसर्स और बाकी स्टाफ के, उसके साथ सोशल एक्टिविस्ट के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक्सपर्ट जो हमने लीगल सेल अलग से शुरू किया उसके लिए, और इस तरीके से एक अवेयरनेस बना। आज महाराष्ट्र में मोर देन 1000 एफआईआर लॉन्च हो चुके हैं और करीबन 25 से ज्यादा केसेस में कन्विक्शन भी आ चुका है। और ये कानून के तहत जो एफआईआर हो चुके हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास के कारण सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयड महिलाएं होती है। तो महिलाओं को न्याय देने के लिए, अंधविश्वास से उनको जो प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ न्याय मांगने के लिए ये कानून एक क्रांतिकारी कानून है। तो आज महाराष्ट्र में एफआईआर हो सकती है, एफआईआर के बाद कन्विक्शन तक उसकी प्रोसेस होती है, और आज उसके बारे में मीडिया से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कॉमन मैन तक काफी हद तक एक अवेयरनेस है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि ये कानून के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पारित होने चाहिए थे, जो ड्राफ्ट बनाने के लिए भी हमने इनिशिएट किया था एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर, मैंने उसके लिए काफी फॉलोअप किया था। तो पिछले 7-8 सालों में ये ड्राफ्ट अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आया है। ये हमारी तरफ से काफी तकलीफ की बात है। उस ड्राफ्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये क्लियर हो जाता है कि कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जिस तरीके से दलित एट्रोसिटी एक्ट में जिस तरीके से जो भी सफरर है उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उसी तरीके की कुछ बातों को इस कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन में लाने की हमने कोशिश की है। जैसा कि पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्री नरेंद्र दाभोलकर जी की 2013 में हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच के तहत 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनकी पूछताछ से ये भी पता चला कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और गौरी लंकेश की हत्या के पीछे साजिश यानी कि कंस्पिरेसी है। तो जी, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रेसिडेंट होते हुए आपने भी कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दिया है। जी। क्या हमें इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट होना चाहिए और इस विषय पर लोगों को और क्या जानना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? आपने जो पूछा वो बात बिल्कुल सही है कि इस तरीके की घटना जहां पर कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र के तहत जो विचारों की लड़ाई विचारों से करने के बजाय विचारों का प्रतिवाद अगर विचारों से नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति को मार डालना, ये मोडस ऑपरेंडी जिन्होंने इंप्लीमेंट किए उस सनातन संस्था, भारतीय सनातन संस्था के जो भी साधक है उनके तरफ से ये षड्यंत्र, ये कॉन्स्पिरेसी प्लान हुई है और एग्जीक्यूट हुई है, जिसके संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले जो एक सम्मोहन तज्ञ है और उन्होंने 1990s के दरमियान सनातन संस्था की स्थापना की थी कि जिसके तहत वो हिंदू, वैदिक हिंदू धर्म जिसे वो सनातन धर्म कहते हैं वो इम्प्लीमेंट में लाए, और उसके लिए वो उनके संस्था का नाम प्रचार प्रसार होने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संगठन को के काम को महाराष्ट्र में जो चल रहा था उसको टारगेट किया, वो एज ए सॉफ्ट टारगेट उन्होंने रखा। और हमारे सभी
कार्यों को, कामों को और विचार को उन्होंने अपोज करने की शुरुआत की थी। तो इसके ऊपर फिर भी हमने ये हमारा काम महाराष्ट्र में अच्छी तरह से चलता रहा, लोगों को की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। दाभोलकर जैसे और पानसरे जैसे जो पब्लिक ओरिएटर थे, जिनके भाषणों को, वक्तव्यों को अच्छा प्रतिसाद युवाओं से और कॉमन मैन से मिलता था, वो उसको सपोर्ट करते थे, समझते थे और कोशिश करते थे कि अपने जीवन में उसको ढालने। तो अंधविश्वास निर्मूलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के काम में हम जो संगठन के तरफ से काम कर रहे थे, तो उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। और इसके लिए उसके नेताओं को, उसके लीडर जो लीड करने वाले, उनका जो पब्लिक फेस है, उसको खत्म कर दिया तो ये काम रुक जाएगा। ऐसी धारणा को लेके सनातन संस्था की एक गुट ने ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो जो उनके सो कॉल्ड हिंदुत्व के खिलाफ विचार रखने वाले, जो खुली का धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं, उन कई लोगों को देश स्तर के ऊपर करीब 40 से 50 तक लोगों के लिस्ट उन्होंने बनाई थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। उसमें से महाराष्ट्र में भी 10-12 लोगों की लिस्ट है। उसमें दाभोलकर जी, पानसरी का मर्डर तो हुआ ही, और उसके बाद में कर्नाटक में डॉक्टर एम कलबुर्गी जी का मर्डर हुआ। उसके बाद जर्नलिस्ट गौरी लंकेश जी का मर्डर हुआ। ये सभी मर्डर्स जो हुए तो एक ही कॉन्स्पिरेसी के तहत हुए हैं, और उसमें सभी मर्डर्स में एग्जीक्यूशन में एक सेम मोडस ऑपरेंडी रही है। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरुआत हुई, तो महाराष्ट्र के एसआईटी, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स, 3 महाराष्ट्र की एजेंसियां उसमें रही और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सीबीआई और एनआईए भी रही यहाँ में। यानी 5 एजेंसियां गवर्नमेंट की तरफ से इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में काम करती आई है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच जो रहता है मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का, कि इसमें कुछ कुछ घर के वाद झगड़ों की मुद्दे है क्या, या फिर कुछ आर्थिक व्यवहार, पैसों के व्यवहार के बारे में कुछ झगड़ा है क्या, या फिर और कुछ स्त्री पुरुष संबंध के बारे में मुद्दा है क्या, प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा है क्या, इस तरीके से ही इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। फ्रॉम फर्स्ट डे हम ये दावा करते थे और मांग करते थे कि इसके पीछे सनातन भारतीय संस्था जैसे जो रेडिकल हिंदुइज्म की बात रखने वाले और उसके लिए मिलिटेंसी फोर्स खड़े करने वाले संस्था का रोल हो सकता है। तो उस दिशा में आपने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ये मांग हम शुरुआत से कर रहे थे। जिस दिन 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर दाभोलकर के मर्डर की न्यूज आई, उसके 1 घंटे के बाद ही तब के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर है पृथ्वीराज चव्हाण, कि उन्होंने उसी समय कहा था कि जिस विचारों के संगठन के लोगों के तरफ से महात्मा गांधी जी का खून हुआ है, उसी विचारों के संगठन के लोगों के तरफ से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का भी खून हुआ है। उस समय चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण ने ये स्टेटमेंट किया था। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी, उस समय कांग्रेस ही रूलिंग में थी महाराष्ट्र और सेंट्रल में भी, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन की दिशा गलत रही। 1.5 साल के बाद उन्होंने सनातन संस्था जैसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और उसी में ये जो भी कॉन्स्पिरेसी करने वाले और उसके एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को सामने लाया गया। आज 6 लोग उस केस में अरेस्टेड है, उसमें कुछ बेल पे बाहर है। लेकिन आज भी हमारी जो मांग चल रही है, हमने जवाब दो आंदोलन चलाया 5 साल, और उसमें मांग करते रहे कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस कॉन्फ्रेंसी का जो गाइड करने वाले और मेन हेड करने वाले जो है सनातन संस्था के संस्थापक फाउंडर डॉक्टर जयंत अटले, उनको भी
इस इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सनातन भारतीय संस्था का हेडक्वार्टर गोवा में रामनाथी में रहा है और मीडिया के कई रिप्रेजेंट करने वाले सीनियर एडिटर्स और जर्नलिस्ट ने वहां जाके जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनको एंटरटेन ही नहीं किया गया। यानी इस तरीके से लपी छुपी तरीके से धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों के दिमाग खराब करने का और नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने का, सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का काम जो संगठन कर रहा है, उनके तरफ से ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के मर्डर केस में कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये अभी उनके खिलाफ एफआईआर के तहत, और जो भी मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र का मुंबई हाईकोर्ट में जो केस अभी चल रही है और उसके हाईकोर्ट के तहत उसके अंडर ऑब्जर्वेशन इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें ये प्रूव हो चुका है। लेकिन आज भी सनातन संस्था के ऊपर बैन नहीं हुआ है, सनातन संस्था के जो फाउंडर है उनको अरेस्ट नहीं हुई है। ये हमारे लिए काफी तकलीफ देने वाली बात है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्य में आपने ऐसे कौन से समस्या का सामना किया होगा जिसे कि आप सबसे ज्यादा गंभीर समस्या मानते हैं और जो आज भी समाज में दिखती है? शुरुआत के दिनों में तो चैलेंज था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू मतलब अंधविश्वास का एक मुद्दा है, मसला है, और ये समाज के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स के आड़े आने वाला मुद्दा है। ये कन्विंस होना आम आदमी को ही नहीं तो खास आदमी जो पॉलिसी मेकर्स है, डिसीजन मेकर्स है, रूलर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनको ये कन्विंस होना ये इतनी आसान बात नहीं थी। तो इसके लिए शुरुआत के दशक में हमें ये कोशिश करनी पड़ी कि अंधविश्वास का मुद्दा है, अंधश्रद्धा के कारण लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मारा ठोका जाता है, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, महिलाओं को, लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बाबा बुआओं की तरफ से, ओझाओं की तरफ से होता है। जैसे इसका बड़ा उदाहरण तो आज है, ये आसाराम बापू आज जेल में किस वजह से है कि बच्चियों के ऊपर उन्होंने जो टॉर्चर किया और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया, बलात्कार किया, उसकी वजह से आज जेल में है। तो ये घटनाएं होती है और उसकी वजह से आम आदमी का जीवन तकलीफ में आता है। तो इसके लिए लोगों को कन्विंस करना ये हमारे लिए काफी चैलेंज की बात रही। ये हम लोगों को बताने की कोशिश करते थे और सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। इस तरीके रैशनल थिंकिंग जरूरी है, साइंटिफिक टेम्पर हमारा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें, हमारी ड्यूटी है, ये हम लोगों को बताते थे। लेकिन लोग शुरुआत में हमें कॉर्नर करने के लिए, अपोज करने के लिए पूछते थे कि आप ये अपने माँ को भी पूछेंगे कि आपका बाप कौन है और किस तरीके से आप ये प्रूव करेंगे। तो इस तरीके के चैलेंज था शुरुआत में कि अंधविश्वास का इशू है समाज में और हमारे मानवीय विकास में वो एक का बड़ा ऑब्स्टेकल है। ये लोगों को कन्विंस करना, ये धीरे धीरे कन्विंस होने लगा क्योंकि हमने वैरायटीज ऑफ अंधश्रद्धा, जैसे भूत प्रेत के बारे में विश्वास हो, महिलाओं के में देवी आने के बारे में जो भी अंधश्रद्धा है, काफी बड़ी तादाद में आज भी ये होता है कई। तो महाराष्ट्र में ये सभी मुद्दे रहे। यात्राओं में जो पशु बलि देने का, यानी भगवान के नाम पर सैक्रिफाइस करना, एनिमल सैक्रिफाइस करना, ये काफी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में होता था। ऐसे करीबन 150 से ज्यादा यात्राओं में जाके लोगों को अवेयर करके हमने ये कम करने की कोशिश की। कुछ यात्राओं में तो ये काफी पूरी तरह से बंद भी हो चुका है। कुछ कम्युनिटीज महाराष्ट्र की में ऐसी है, कास्ट बेस्ड हमारी सोसाइटी है, अलग अलग कास्ट जो डिप्रेस क्लास है हमारे सोसाइटी का, उसमें कई तरीके की ऐसी कुछ अघोरी अमानुष इस तरीके की अंधश्रद्धा है। कई डेमोन्स्ट्रेशन जो सत्यसाई बाबा होंगे या फिर बाकी कई बाबा बुआ महाराज जो करते आ रहे, तो यानी आग खाना और आग पर चलना, आग अपने शरीर से पर घुमाना, या फिर खाली हाथ से कोई वस्तु निकालना जैसे चेन और
इस तरीके से कई चमत्कार करने के दावे अनेक कई लोग बाबा बुआ महाराज महांत्रिक करते आ रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये लोगों में इसके बारे में काफी कुतूहल रहता है, उत्सुकता रहती है। तो इसके लिए लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए, और उसको करके दिखाने के बाद उसके पीछे का जो साइंस है, उसकी ट्रिक्स है, वो भी हम लोगों को बताते हैं, ताकि लोगों को कोई भी और दूसरा बाबा आके फंसा न ले। साल में इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस, मिरेकल्स डेमोन्स्ट्रेशन के लेक्चर्स के साथ मोर देन 5000 लेक्चर्स हम साल में देते हैं। और इसके लिए, इसके वजह से एक अवेयरनेस आज महाराष्ट्र में बना हुआ है। लेकिन फिर भी आज अंधविश्वास उन्मूलन का काम चैलेंज टू मिरेकल्स ये रहा ही है, और आज भी वो हम चैलेंज देते आए। 21 लाख रुपीस का चैलेंज आज हमारे संगठन के तरफ से दिया गया है कि कोई भी बाबा बुआ जो दावा करता है, क्लेम करता है चमत्कार का, वो प्रूव करे इन कंट्रोल सिचुएशन। अगर वो प्रूव हुआ तो हम उसको 21 लाख रुपए तो देंगे ही, और उसके साथ हमारा सब काम भी बंद कर देंगे। क्योंकि एक तो साइंटिफिक टेम्पर रह सकता है, साइंटिफिक अप्रोच रह सकता है, या मिरेकल्स रह सकता है, दोनों में से एक ही बात सही है। और आज देश दुनिया में ये मानना है, साइंस ये कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच यही है, फैक्ट है, ये सत्यता है। मिरेकल कब तक मिरेकल रहता है, जब तक उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या ट्रिक है, ये हमें जानकारी नहीं मिलती, तब तक वो मिरेकल है। उसके बाद वो साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये हमें लोगों तो बड़ी तादाद में पहुंचाते रहना जरूरी है। ये लोगों का मनोरंजन भी करता है, और लोगों की समझ तैयार करने में भी उसकी मदद होती है। हमारे जैसे रैशनलिस्ट यानी तर्कवादी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के सहारे साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक स्वभाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जी, हमसे कई ज्यादा लोग अंधविश्वास और स्यूडो साइंस का प्रचार व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो आपकी राय में कुल मिलाकर सोशल मीडिया का समाज पर किस तरह का प्रभाव हुआ है, अच्छा या बुरा? क्वांटम में हम अगर उसके इस सवाल का जवाब देंगे तो ये बुरा असर हो रहा है, क्योंकि हम उसमें पहुंचने में कम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बाबा बुआ अभी कई जो ओझा और चमत्कार के दावे करने वाले, और कई बीमारियों कर दवा के दावे करने वाले भी जो लोग हैं, सूडो साइंस हम का भाग हम कहते हैं, पार्ट कहेंगे, सूडो प्रैक्टिस जो करने वाले लोग, वो आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही मार्केटिंग करते हैं। दूसरी तरफ जो केवल चमत्कार करने वाले बाबाओं को चैलेंज देना चाहिए ऐसा नहीं, वो तो देना ही चाहिए, लेकिन ऐसे आज शब्द के द्वारा चमत्कार, जिसे हम आध्यात्मिक संप्रदाय कहेंगे, या फिर देश लेवल पे कई लोग हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर से लेके कई दावे करने वाले योगी, जो कुछ चमत्कार के शब्द बोलते हैं, वो चमत्कार करते नहीं। वो भगवान और ईश्वर और अल्लाह और गॉड के नाम से लोगों को ऐसा बताते हैं कि हम उनके मध्यस्थ है, उन और हमारे पास इस तरीके की ताकत है कि हम आपके जीने के सवालों को हल करेंगे, इसलिए हमारे संप्रदाय में आइए, हमारे संप्रदाय का भाग हुई है, हमारे संप्रदाय की जो भी उपासना पद्धति है उसमें आइए। और ये सब करने के लिए वो सोशल मीडिया का काफी बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पैसा है, उनको एक बड़ी यंत्रणा का सपोर्ट समाज में मिलता है। क्योंकि आम आदमी आज इस प्रभाव में जरूर है कि अंधविश्वास हो सकता है, और अंधविश्वास के कारण लोगों का एक्सप्लॉइट होते हुए भी लोग इसके पीछे जाते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम फेल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम भी है। और इस तरीके का हमारा एज अ पर्सन, एज अ इंडियन सिटीजन,
हमें कुछ राइट्स भी है बोलने के, प्रचार करने के, संगठन करने के, हमारे जाति धर्म के उपासना पद्धति को करने के, ये इस स्वतंत्रता भी है। और इस वजह से फिर लोग फंसाए जाते हैं, लोगों को बेवकूफ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसके लिए मीडिया का रोल काफी है। तो हम मांग करते आए इसके बारे में 2005 से लेके, जब अंबिका सोनी जी सेंट्रल में मिनिस्टर रही है, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रही है, तो उस समय हमने एक कैंपेन महाराष्ट्र में चलाई थी, साइनिंग कैंपेन, और उसमें डिमांड थी कि जो भी मीडिया है, प्रिंट्स मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, गवर्नमेंट की मीडिया अलग अलग सिस्टम हो, सभी के लिए प्रसार भारती के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए। जो भी टीवी चैनल्स है जो रिले भले ही आउट ऑफ इंडिया से करते आए हो, वर्ल्ड वाइड हो, लेकिन उनके प्रोग्राम्स में उसके तहत अंधविश्वास को बढ़ावा देना बेकायदा होना चाहिए, कानूनन जुर्म होना चाहिए। अनसाइंटिफिक बातों का दावा करना ये कानूनन जुर्म होना चाहिए। जो भी क्लेम करेंगे बीमारियों को ठीक करने के बारे में, और ये हमारे कानून के तहत इस तरीके का गुनाह होना चाहिए। तो ये कंट्रोल जो है मीडिया के ऊपर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत लाना जरूरी है। और वो लाते हुए दूसरी तरफ हमारे जैसे जो भी रैशनलिस्ट और क्वेश्चन रेज करके सवालों को खड़ा करके लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया का और प्रोएक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की बुद्धि है। तो अंधविश्वास और परंपरा में क्या अंतर है, ये आप लोगों को कैसे समझाएंगे? कि लोगों को ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लोगों से बात करनी चाहिए कि अंधविश्वास किसे कहेंगे और विश्वास या श्रद्धा या हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति किसे कहेंगे। हमारी संस्कृति तो आदिम काल से जो हमें मनुष्य मानव जाति की निर्मित हुई है, एज अ ह्यूमन हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ इस पृथ्वी तला पर, तो उस समय से लेके इंसान श्रद्धा से, अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ है। उस समय के हमारे जो बिलीफ्स थे उसे यातु धर्म कहा जाता है। तो यातु धर्म में हम जब जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, खाने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं थी, उस समय जो जो भी निसर्ग में, हमारे नेचर में जो भी चैलेंज ह्यूमन बीइंग के लिए रहे, इंसान के लिए रहे, तो उसको फेस करने में, उससे जो उसका डर था उसको फेस करने में उसने कुछ बातों को मानने की शुरुआत की। जैसे निसर्ग के पंच महाभूत हम जो कहते हैं, आकाश, तेज, वायु, इस तरीके से पानी, जमीन, तो ये पंच महाभूतों को शरण जाना, उससे डरना, क्योंकि बारिश होने की वजह से इंसान मर सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। जंगल में आग लगने से तकलीफ हो सकती है, और बाकी कई निसर्ग में प्रक्रिया होती है। तो ये सभी से डर के उनकी पूजा करने की शुरुआत इंसान ने की, उनको शरण जाने की शुरुआत की, और इससे एक उपासना पद्धति जो जिसे यातु धर्म उस समय का कहा जाता है, तो ये विकसित हुई है। आज इस तरीके की क्षमता विकसित हमारी हुई है आधुनिक मानव बनके, कि हम ये ढूंढ सकते हैं, हम इस सवालों के हल निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें सोचना, तर्क बुद्धि, सवाल खड़ा करना, और चिंतन और सवाल और कार्य कारण भाव, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कहते हैं, उसके तहत हम सवालों का हल निकाल सकते। ये कॉन्फिडेंस आज इंसान को मिला है। तो ये अगर हमने अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक मुद्दों को लेके अगर हमने एग्जीक्यूट करने की शुरुआत की, उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की,
तो हमारे उपासना और संस्कृति के तहत जो बातों के दावे किए जाते हैं उसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या रिलेवेंट है, जो और क्या आउटडेटेड है, ये हम तय कर सकेंगे। और उसके सिवाय किस वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, कोई कौन सी बात करना ये हार्मफुल है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन सोसाइटी, और कौन सी बात करना हार्मफुल नहीं, फ्रूटफुल है, ये हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, ये हमें क्लेरिफाई करना चाहिए, उसका वर्गीकरण हमें करना चाहिए। और ये हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमें तय करते आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या श्रद्धा है और क्या अंधश्रद्धा है, कौन सा विश्वास है और कौन सी साइंटिफिक अप्रोच है। तो इस तरीके से सोचने के लिए लोगों को तैयार करना, लोगों को इसके बारे में इसका महत्व जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बताना, पहुंचाना, ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले, रैशनल थिंकिंग रखने करने वाले लोगों को की ये जिम्मेदारी है। और दुनिया में आज हमारी जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग के, उसमें सबसे रिलीजियस काउंटी जब हमने किया तो मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी, इस्लामी कम्युनिटी के बाद का एक बड़ी कम्युनिटी करके रैशनलिस्ट थिंकिंग के कम्युनिटी का नंबर आ सकता है, आता है। तो हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हम ये कैसे बढ़ाए, लोगों को और सोचने के लिए और लोगों को साइंटिफिक के लिए सोचने के लिए किस तरीके से प्रवृत्त करे, प्रोत्साहित करे, प्रमोट करे, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। कोरोना वायरस के चलते लोगों को 2 साल तक घर के अंदर रहना पड़ा। जी हजारों लोगों की जानें चली गई। और इस स्थिति का भी कुछ लोगों ने फायदा उठाया, जैसे कि बाबा रामदेव और पतंजलि, जिन्होंने कोरोनिल की खूब बिक्री की। तो अंत में कोरोना वायरस की घटना से हमने क्या सीखा? कोरोना वायरस कोविड-19 के घटना से पूरी दुनिया ने और हमारे देश में, भारत ने भी ये जरूर सीखा है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह से फेल हुई। हेल्थ सर्विसेज सिस्टम जो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देने में हमारी हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह से फेल हुई। जो भी सर्विसेज मिली, मैं शुरुआत के 3 महीने तक तो सभी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने अपने हॉस्पिटल्स और ओपीडीज को ताले लगा दिए थे, क्योंकि उनके मन में भी काफी बड़ा डर था। जो भी कुछ हद तक सर्विस मिली, मेडिकल हेल्थ सर्विस मिली, वो जो भी टूटे फूटे हो या फिर कुछ मर्यादा में चलने वाले गवर्नमेंट की सिस्टम के हेल्थ सर्विस सेंटर्स रहे हैं, पीएससी सेंटर्स रहे हैं, और उसमें काम करने वाले और कम उसकी सुविधा उपलब्ध रहने वाली जो रहे, उसके तहत कुछ हद तक मदद लोगों को मिली है। लेकिन एक तरफ ये है कि हमें हेल्थ सर्विस में काफी एम्पावर होना चाहिए। हमारे देश और दुनिया के सभी देशों के बजट में, एनुअल बजट में हेल्थ के लिए मैक्सिमम प्रोविजन करनी जरूरी है, जो आज भी हमारे इंडिया के इकोनॉमिकल बजट में काफी, यानी लेस देन 10% है। तो मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंज है, वो उसके बारे में एक पॉलिसी और उसका पब्लिक प्रेशर डेवलप होना चाहिए। दूसरा, कोविड-19 के, कोरोना वायरस के सभी पेंडेमिक के दरमियान लोगों को सडनली जिस तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया और उसकी वजह से आम आदमी को काफी तकलीफ हुई। मजदूरों को अपने गाँव में, अपने कस्बों में, अपने घरों तक जाने के लिए उनको पैदल निकालना पड़ा। और भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, बाकी पानी की वजह से उनको काफी मौतें भी हुई, तकलीफें हुई। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रूलिंग पार्टी और उसके लीड करने वाले हमें जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी
सामने आई कि इस तरीके से भारत और इंडिया के जैसे इतने बड़े देश में इस तरीके से सडनली कोई भी ऑर्डर पूर्ण करके हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते और लोगों को इस तरीके से तकलीफ में डालना ये राज्यकर्ताओं को, रूलर्स की जिम्मेदारी नहीं। ये भी लोगों को आप समझ में आया, उसके बारे में भी लोगों के मन में काफी रोष रहा है, गुस्सा रहा है। ऐसे कई बातें हुई है और सूडो साइंस के दावे भी कुछ किए गए। पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे प्रधानमंत्री ने थाली बजा के लोगों पब्लिकली कुछ करने के लिए कहा, कुछ लीडरशिप ने, बाबा ओझा ने कहा कि मंत्र का उपचार कीजिए, यज्ञ कीजिए, वगैरह वगैरह। ऐसे बेवकूफी जैसे कुछ मुद्दों को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें इन सिस्टम को जिम्मेदार लेनी चाहिए। और इस तरीके की बातें होने की वजह से आज उसमें सफर हुए कुछ व्यक्ति या फैमिलीज वो आज भी उसके परिणाम भुगत रही है। सूडो साइंस मार्केट भी बड़ा है और बढ़ रहा है और इसमें जिम्मेदार सिस्टम जो है, हमारे यहाँ की जो स्टेट है, रूलिंग पार्टीज है और उसकी लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, इनकी जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है कि उन्होंने इस तरीके से लोगों को का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो रोकना चाहिए और कोई पॉलिसी डिसीजन होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ के बारे में वेरी एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन और ट्रेनिंग कैंपेन चलानी जरूरी है। सर्विसेज अवेलेबल कर देने की जरूरत है और ये सबके लिए मैंने कहा शुरुआत में जो कि बजटरी प्रोविजन प्रोमिनेंटली करना चाहिए। अविनाश जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। भारत में तर्कवादियों की अगली पीढ़ी को आप क्या संदेश व मैसेज देना चाहेंगे? भारत में अगली तर्कवादी पीढ़ी युवाओं की है और युवा पूरी दुनिया में जितनी यूथ पॉपुलेशन है उसकी 54% पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन हमारे देश भारत में, इंडिया में है और 2030 तक वो हाइप पे रहने वाली है। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये यूथ को किस तरीके से साइंटिफिक सोच के लिए एंगेज करें और उसके लिए उनको आकर्षित करें। और इसके लिए मैं कहूँगा कि बच्चों को, स्कूली बच्चों से लेके यूथ तक हमें पूरी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अंधविश्वास उन्मूलन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। और मैं इसके बारे में काफी आशावादी हूँ कि आज युवा, हमारे देश का युवा और दुनिया का युवा, अगर उन्हें अच्छी तरह से ये बातें पहुंचाई गई तो वो रैशनल थिंकिंग को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रो है, पॉजिटिव है। तो आई एम होपफुल दैट अगली पीढ़ी के युवाओं को और सिटीजन्स को रैशनल थिंकिंग और उसके तहत रैशनल कम्युनिटी बनने के लिए काफी स्कोप है और वो स्कोप हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये हमारा चैलेंज है।